Hello students, let us start our discussion about electromagnetic induction. So, हम जानते हैं कि जब किसी वायर से होकर के कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप बनाते हुए होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है, लेकिन जब हम वायर के समीप होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक होती है। और इस फिनोमेना को आप जानते हैं, एम्पियर और ओरेस्टेड, फैराडे आदि और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उससे संबंधित बहुत सारे रूल दिए। बायो-सेवर्ट का नाम आपने सुना, उन्होंने एक रूल दिया। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने देखा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आपने देखा, एम्पियर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने वायर में फ्लो होने वाले करंट के आधार पर उसके चारों ओर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत सारा रूल दिया। इसका मतलब एक साधारण सी बात है कि जब किसी वायर से होकर के कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर किसी वायर से होकर के करंट फ्लो करती है तो इसका मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। जब कोई चार्ज स्टैटिक अवस्था में होता है तो केवल चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगे तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। ठीक, तो इसी बारे में भी आपने पढ़ा है। तो माइकल फैराडे, जो कि 19वीं सेंचुरी के सबसे महान प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हम कह सकते हैं के रूप में सामने आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये दुनिया को बताने का प्रयास किया और बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। इट मीन्स अगर हम चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स को कहीं पर आरोपित करें तो उसके कारण एक पर्टिकुलर कॉइल के अक्रॉस, एक पर्टिकुलर कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो सकती है। और फैराडे ने इस पे बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। साथ ही साथ जोसेफ हेनरी, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर वर्क किया और ये देखा कि जब किसी कॉइल से हो करके कोई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या पास करती है तो उस कॉइल के क्रॉस भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस पर कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस प्रकार का वर्क किया, इन सभी चीज़ों को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फैराडे का कौन कौन सा वर्क था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उत्तरदायी बना। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना टू इंड्यूस अ करंट अक्रॉस एनी लूप ड्यू टू द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप। अगर किसी लूप, किसी एक कंडक्टिंग वायर का बना हुआ लूप जिसको हम क्लोज कर लें, क्लोज्ड लूप ले लें, तो क्लोज्ड लूप के अक्रॉस अगर कोई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजारें तो उस लूप के अक्रॉस एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती, फ्लो करने लगती है। उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए देखते हैं फैराडे ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उन्होंने ये कहा कि ये करंट प्रोड्यूस होगी और उस इंड्यूस्ड करंट के लिए उन्होंने कौन सा नियम दिया। इन सभी चीज़ों को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम फैराडे के और जोसेफ हेनरी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट को आइए यहाँ पर देखते हैं। फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कॉइल लिया इस प्रकार से, एक कॉइल,
ठीक। और ये आप इसको इस प्रकार बना लीजिए। This is a simple coil and this one is a galvanometer which shows the deflection in bidirection. It means in this direction, and suppose that there is a bar magnet whose north pole is placed towards the plane of this coil. So as we know that any bar magnet is a source of magnetic field lines. There is a different number of magnetic field lines produces through the bar magnet. So बहुत सारी magnetic field line इसके थ्रू निकल सकती हैं। एक ये हो गई, इधर से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हुए जा सकती है, और हो सकती है यहाँ पे। ठीक, नीचे भी आप बना लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होकर निकल रही हैं। ऐसा कुछ आप बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं कुछ एफर्ट करके इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ ले आऊं तो यहाँ से और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल सकती हैं जो इस प्रकार से जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल के प्लेन की ओर ले आऊंगा, इस कॉइल की एरिया से गुजरने वाले, पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through any unit area. So अगर इस प्लेन के टोटल एरिया A है और इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या n हो तो टोटल फ्लक्स उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन संख्याओं के बराबर होता है। इसका मतलब इसको हम एक प्रकार से और डिनोट करते हैं, फाई कैन बी आल्सो डिफाइंड एज B डॉट A. A is the area, normal area of the plane from where the magnetic field lines are passes normally, and B is the intensity of the magnetic field at that the point of area of the surface. So phi can also be defined as this type. Now अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ इधर ले आऊं तो इस कॉइल से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों की संख्या में इंक्रीमेंट होता है। तो इससे क्या होता है, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में साथ ही साथ हेनरी ने भी अपने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। जब वो नॉर्थ पोल को इस दिशा में लाए तो तुरंत ये वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल बन गया, अर्थात इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगी। करंट कुछ इस प्रकार से आई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो it means there is a deflection. It means current flow is flowing through the galvanometer from this direction to this direction. It means galvanometer shows a particular deflection in this direction. Okay, जैसे ही north pole of this bar magnet comes towards the face of this coil, then the galvanometer shows a particular deflection in one direction. And as the bar magnet stops its motion, its relative motion with the coil, then there is no deflection inside the galvanometer. But अर्थात ये मैग्नेट जब तक इसके साथ रिलेटिव मोशन करता रहा, जब तक मोशन में रहा, तब तक यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हमको मिलता रहा। लेकिन जैसे ही इसके साथ रिलेटिव मोशन होना बंद हुआ, तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो गया। और सिमिलरली जब इस नॉर्थ पोल को मैं पीछे की ओर ले गया, कल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने इस बार मैग्नेट को पीछे की ओर खींचा तो उनको ये
मिला, गैलोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसकी दिशा पलट गई। इट मीन्स उनके गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इस दिशा में हो गई। इसका मतलब करंट की दिशा बदल गई। और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब कॉइल में कोई करंट फ्लो करती है, और यहाँ कोई बैटरी या कोई भी करंट का सोर्स नहीं है, बस केवल एक बार मैग्नेट है जो इस कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन में है। तो माइकल फैराडे ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से एक छोटा सा अनुमान लगाया और कहा कि जब कॉइल और बार मैग्नेट के बीच एक रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में एक करंट जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये करंट इस मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण ही इंड्यूस हुई। ठीक, तो उनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया, जब किसी बार मैग्नेट को कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन में रखते हैं तो कॉइल के क्रॉस एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जब बार मैग्नेट के एन पोल को लाया गया तो करंट की डायरेक्शन जो थी, एन पोल को जब दूर ले जाया गया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सिमिलरली अगर मैं साउथ पोल को इधर करके एक्सपेरिमेंट करूं तो साउथ पोल को इधर लाने पर डिफ्लेक्शन उसी दिशा में हुआ जिस दिशा में नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पर हो रहा था, और साउथ पोल को दूर ले जाने पर ठीक वैसा ही डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ जो कि नॉर्थ पोल को नज़दीक लाने पर हो रहा था। तो उन्होंने एक रूल भी दिया, वैसे आप जानते हैं फेसिंग रूल, अर्थात नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो बाई इंडक्शन, जैसे आप कह सकते हैं इनर्शिया, आप जानते हैं ना इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई विच दे कैन रेसिस्ट इन द चेंज ऑफ देयर स्टेट। कोई वस्तु, सभी वस्तुओं में इनर्शिया का गुण पाया जाता है। कोई भी वस्तु अपने अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। अगर किसी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन का अपोज करती है, और वही अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी वस्तु में पाई जाती है उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक इनर्शिया है, वो इनर्शिया इस मैग्नेट के इधर आने का अपोज करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट इधर आने लगा यहाँ एक करंट जनरेट हुई, और वो करंट ऐसी दिशा में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि इस बार मैग्नेट को इधर आने का अपोज करेगी, और इस डायरेक्शन को समझाने का कार्य लेंज ने किया, जिसको हम लेंज लॉ में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको हम एक छोटी जानकारी के तहत बता दें, जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड में आता है तो सामने वाला फेस नॉर्थ बन जाता है, अर्थात करंट कुछ ऐसे सेट होगी कि सामने वाला फेस नॉर्थ हो जाए, और जब नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा, अर्थात उसके दूर जाने का अपोज करेगा। साउथ पोल इधर आएगा, ये अगर हम बार मैग्नेट को ऐसे चेंज कर दें, साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ, साउथ को इधर लाएं तो ये फेस साउथ बन जाएगा, अर्थात इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एंट्री करेंगी। ठीक, और जब ये साउथ पोल दूर जाएगा तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था। तो ये माइकल फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाया कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में एक करंट जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। फैराडे का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इस प्रकार किया कि एक कॉइल लिया और उसके समीप एक दूसरा कॉइल रख दिया और दूसरे कॉइल को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, मान लेते हैं ये आपका कॉइल है, ये ऐसे कर लीजिए, और फिर ये सेकेंड टर्न हो गया, ये थर्ड टर्न हो गया और ये फोर्थ टर्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रखिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रखिए। इसके समीप एक दूसरा कॉइल ले लीजिए। चलिए एक छोटा सा 2 ही टर्न का ले लेते हैं। इस प्रकार से आया
ऐसे गया और एक ऐसे आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बैटरी से जोड़ दूँ, सपोज दैट इसको मैं एक बैटरी से जोड़ दूँ, देन व्हाट हैपन, इधर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सपोज दैट इस डायरेक्शन में निकल रही है। ये इधर से करंट कुछ इस प्रकार जा रही है अगर, तो एक जिधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा वो आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, जिधर से देखने पर क्लॉकवाइज होगा वो साउथ हो जाएगा। सपोज दैट ये जो सामने इधर वाला फेस है वो नॉर्थ है और इधर पीछे वाला साउथ है, ऐसा कुछ है। तो इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास हो रही होंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास हो रही होंगी, ठीक। जैसे जैसे हम इस पे से जो निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइनें वो इस कॉइल के थ्रू भी पास हो रही हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं ये। और जब हम इस कॉइल को इसके समीप लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं स्विच ऑन करके छोड़ दूँ यहीं पर, तो इसकी इस एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जिस समय ये स्विच ऑन किया जाएगा उसी समय हल्का सा डिफ्लेक्शन इसमें प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करके छोड़ देंगे इसके कारण इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या मेंटेन हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। बट अगर मैं इन दोनों कॉइल को एक दूसरे के समीप रिलेटिव मोशन में ले आऊँ, इसको स्टैटिक अवस्था में रख करके इसको मोशन में ले आऊँ, या इसको स्टैटिक अवस्था में रख करके इसको मोशन में ले आऊँ, तो हम देखेंगे कि ये इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और जिसके कारण ये फैराडे ने एक्सप्लेन किया कि इसमें भी इंड्यूस्ड करंट आएगी, और वो इंड्यूस्ड करंट मतलब जो गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था वो किसके कारण आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट के कारण आ रहा था। और इंड्यूस्ड करंट का मेन कारण क्या है, इसके एरिया से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में वेरिएशन। If there is a variation in the magnetic field lines passing through the area of this coil, then there is a induced current produced through the coil and the deflection can occur in the galvanometer, ठीक। तो ये माइकल फैराडे का अथवा जोसेफ हेनरी का एक दूसरा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब दो कॉइल, एक को बैटरी से जोड़ दिया गया है, दूसरे को गैल्वेनोमीटर से, एक दूसरे के समीप रख के रिलेटिव मोशन में लाए जाते हैं, तो पुनः डिफ्लेक्शन हमको प्राप्त होता है, ठीक। तो इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट, इसमें भी हमको यही एक कॉन्सेप्ट मिला कि दिस कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, एंड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल, देन देयर इज अ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, ओके। नाउ एक थर्ड पॉपुलर एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे के द्वारा जो किया गया वो ये है कि अगर इसको एक स्विच से जोड़ दें, यहाँ पर एक टैपिंग की लगा दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक टैपिंग की लगा दें। टैपिंग की मतलब टैप की, ये टैप की जब तक आप इसको यहाँ प्रेस करके रखोगे तब तक कनेक्ट रहेगा, जैसे ही आप हाथ छोड़ोगे तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, दोनों को एक फिक्स पोजीशन पर रख दिया गया, क्योंकि फैराडे के दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या रिलेटिव मोशन में लाए बिना इन दोनों में या इस कॉइल में कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन सब में एक ही बात आ रही थी कि जब बार मैग्नेट और कॉइल के बीच या करंट कैरिंग कॉइल के बीच जब कोई रिलेटिव मोशन होता है तभी इसमें इंड्यूस्ड करंट आती है। तो क्या इन दोनों को रिलेटिव मोशन में लाए बिना इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट डिफ्लेक्शन कर सकता है, या इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो सकती है? तो इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने इस कॉइल को एक बैटरी और एक टैपिंग की के साथ जोड़ दिया, और सिंपल एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, इस टैप की को ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया उन्होंने देखा कि हल्का सा डिफ्लेक्शन इनको एक दिशा में मिला, और जैसे ही इसको रिलीज किया डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। और ध्यान दीजिएगा, एज लॉन्ग एज जब तक ये इसको प्रेस करके रखे रहे इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब जब ऑन किया गया था तो एक जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन मिला,
और जैसे ही ऑन करके इसको प्रेस करके रखे हुए हैं, होल्ड किए हैं, इस पर डिफ्लेक्शन शो करके पुनः 0 हो गया, अर्थात इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही पुनः इसको रिलीज किया, अपने हाथ को हटाया, तुरंत देखा कि उल्टी दिशा में डिफ्लेक्शन शो किया और पुनः डिफ्लेक्शन नल हो गया। फिर ऑन किया, इस दिशा में डिफ्लेक्शन 0, फिर छोड़ा, उल्टी दिशा में डिफ्लेक्शन 0। तो बार बार करने से ये बात पता चली कि जब इसको ऑन किया जाता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इमर्ज आउट होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, जब ये स्विच ऑन नहीं था तो इसके एरिया के थ्रू गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या 0 थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइनें गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही ऑन किया गया, इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या इसमें से भी निकलने लगी, अर्थात इसके क्रॉस पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में एकाएक इंक्रीमेंट हुआ। तो जो अभी संख्या 0 थी, अब वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल और एंड देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और वो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन जैसे ही इसमें बहने वाली करंट स्टेडी हो जाती है तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या कांस्टेंट हो जाती है, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात एक टैपिंग की को ऑन करने के बाद अगर हम उसको प्रेस करके रखे रहें तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार जब छोड़ते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, छोड़ करके हटा दें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूसली नहीं जा रही, तो पुनः मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाएगी और डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो एक पॉपुलर थर्ड एक्सपेरिमेंट किया किसने? माइकल फैराडे ने, और अल्टरनेटली जोसेफ हेनरी ने भी किया। जोसेफ हेनरी ने अमेरिका में किया और माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में किया। लगभग 1830 के आसपास किया गया, क्योंकि जब ये चीज़ें ध्यान में आई और स्टेट के एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है, अर्थात वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को जनरेट कर सकती है, और वो इन सारे एक्सपेरिमेंट से एकदम क्लियर हो गया था। जब फैराडे ने अपने इस पॉपुलर फिनोमेना को एक नोट्स के रूप में लिख करके पब्लिश करवाने का प्रयास किया तो आम जनता ने, अन्य साइंटिस्टों ने उनसे ये पूछा कि ये इसमें डिफ्लेक्शन आ गया नहीं आया, इसका क्या यूज है, इसका फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है। तो उन्होंने एक छोटा सा आंसर उनको दिया कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जब बड़ा होता है वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा निर्माता सिद्ध होता है, कितने सारे इन्वेंशंस करता है, कितनी नई सारी चीज़ों को इन्वेंट करता है। तो फिलहाल कोई चीज़ शुरू में अगर हमारे नॉलेज में आ रही है, यही एक आधार होता है, नए एक इन्वेंशन का आधार होता है। और ये कॉन्सेप्ट आज के समय की कल्पना करिए, पुराने समय में ना तो बिजली थी, ना तो रेडियो था, ना ट्रांसमीटर, ना ट्रांसफार्मर, कुछ नहीं था। उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। आज आप पंखे में हैं, एसी में हैं, कूलर में हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आप दुनिया का सारा सुख उठा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से? ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसी का यूटिलाइजेशन है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे और देखेंगे। ये माइकल फैराडे ने अपने इस कॉन्सेप्ट को आधार बना करके एक पर्टिकुलर नियम को उन्होंने प्रोवाइड किया, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फैराडे। लॉ ऑफ फैराडे क्या है? आप जानते हैं कि जब किसी कॉइल से होकर के फ्लो होने वाली करंट में वेरिएशन होता है, तो जैसे ये आपका एक कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है इसमें वेरी कर रही है, तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, अर्थात इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में वेरिएशन होगा। तो इसके समीप रखे दूसरे कॉइल में भी वेरिएशन होगा, अर्थात इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में वेरिएशन होगा। तो इस कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने अपने रूल में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, एक फार्मूला दिया, और ये फार्मूला क्या है? इक्वल टू E proportional to induced EMF proportional to the d phi by dt, d phi by dt, where d phi by dt क्या है? Rate of change of magnetic flux passing through this coil. This one is the coil and this was the first coil, or you can say a bar magnet. Here is a bar magnet which is in relative motion with respect to this coil.
with respect to this coil. Okay, so if this magnet is in relative motion with this coil, then there is an induced EMF produced across the terminal of this coil. और ये EMF इस मैग्नेट के कारण इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बाय एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस फ्लक्स का जो मान है वो जब चेंज होता है तो इस पे जो पोलरिटी आती है, ये भी चूँकि इंड्यूस्ड करंट होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो एक मैग्नेटिक इसकी एक पोलरिटी होगी, एक यन होगा, यस होगा। तो अगर यन पोल इधर आ रहा है तो यन पोल इधर बन जाता है, इसका मतलब फ्लक्स चेंजिंग का अपोज होता है। तो उन्होंने अपने इस फार्मूले में यहाँ पर बताया जब इस इक्वलिटी लगाते तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 d∅dt। और ये फाई क्या है? टोटल नेट फ्लक्स। चूँकि एक कॉइल से अगर फाई जा रहा है तो यन कॉइल है तो यन फाई हो जाएगा, अर्थात टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा यन फाई। इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस दिस कॉइल इज इक्वल टू -12 d/dt ऑफ n phi. It means total flux. So n is a constant, can be taken out from differentiation. So this becomes n d∅/dt. This phi means phi b, magnetic flux. इसको आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने इंडक्शन के लिए जो नियम दिया वो यही है कि जब किसी कॉइल से होकर के गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन के कारण ही उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड EMF का मान उस कॉइल के थ्रू चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के बराबर होता है, ठीक है। तो equal to -d∅/dt. Here minus sign indicates and can be explained with the help of Lenz law, and we have earlier discussed in this topic also. So Faraday found a particular formula for the induced EMF that equal to -n d∅/dt. With the help of this formula we can solve different types of numerical problem. Okay, so till now take care, thank you.